हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सिद्ध जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और नई घटना के साथ, नए फैक्ट के साथ मैं आज फिर से हाजिर हूँ। और जिसमें अपने पिछला वीडियो जनरेशन के बारे में देखा, सोशल जनरेशन के बारे में एक्चुअली, ठीक है, जिसमें अपन ने लॉस्ट जनरेशन देखी, बेबी बूमर जनरेशन देखी है ना, जिसमें अपन ने जो है ग्रेटेस्ट जनरेशन देखी है ना। तो बहुत 6-7 जनरेशन है, ठीक है। जनरेशन के बारे में हमने पिछला वीडियो देखा, जिसमें एक जनरेशन जेड को भी देखा। और जनरेशन जेड का संबंध किससे है, अपन इस बारे में चर्चा करते हैं। और इसी के साथ अपन जो है नेपाल में जो है राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो होता क्या है, अभी हाल ही में नेपाल में जो है जनरेशन जेड या जैन जी के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। और इस प्रदर्शन भ्रष्टाचार के एक्चुअली भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और प्रदर्शन हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बना, ठीक है, जो है कि सुशीला कार्की जी अंतिम प्रधानमंत्री बने। तो इस राजनीतिक घटनाक्रम को हम स्टेप बाय समझने का प्रयास करेंगे। आखिर इन कुछ ही दिनों में ना वहां पर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, नेपाल में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। नेपाल में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और भ्रष्टाचार किसके कारण, राजनीतिज्ञों के द्वारा, है ना, ठीक है। तो इसको समझने से पहले अपन थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। जैसे कि 1768 से लेकर के 2008, ठीक है। तो 1768 में वहां पर गोरखा साम्राज्य का जो है अपन कहें तो ये एक दक्षिण एशिया का एक राज्य था, हिंदू राज्य साम्राज्य था। और 1768 ईस्वी में वहां पर गोरखा साम्राज्य का विस्तार हुआ। और बाद में जब इसका विस्तार हुआ तो बाद में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया और वहां पर राजतंत्र की, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, ठीक है। कब, 1767 के बाद, ठीक है, 1768 के बाद, है ना, ठीक है। और 1996 में वहां पर गृह युद्ध स्टार्ट होने लगे। और एक दशक बाद, मतलब एक दशक पहले, 1996 से 2008 में, इस एक दशक में वहां पर जो है गृह युद्ध के हालात बन गए और गृह युद्ध चलने लगा। तो फिर 28 मई 2008 को, है ना, 28 मई 2008 को वहां पर संवैधानिक जो है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, ठीक है। वर्ष कब, 28 मई 2008 को वहां पर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, जिसमें 28 मई 2008 को गिरिजा प्रसाद कोइराला को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। 28 मई 2008 को, है ना, ठीक है। 28 मई 2008 से लेकर के 2025 तक वहां पर इन 17 सालों में, लगभग 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री बदले गए, है ना, ठीक है। और इन 14 प्रधानमंत्रियों में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। कोई 1 साल में इस्तीफा दे रहा है, कोई 1.5 साल में इस्तीफा दे रहा है। मतलब कहने का है, एक भी प्रधानमंत्री ने जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, ठीक है। तो कारण ये था भ्रष्टाचार, है ना। और भ्रष्टाचार के कारण ही ये एक्चुअली प्रदर्शन हुआ। और इसके और भी कारण हैं जिनको अपन समझने का इस वीडियो के माध्यम से जो है प्रयास करेंगे। और इसमें स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई नेपाल में हाल ही के दिनों में ना कई भ्रष्टाचार के मामले और कई घोटाले जो है उजागर हुए हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल सहित शीर्ष बड़े नेता थे, जो पतंजलि योग विद्यापीठ नेपाल के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में, घोटाले में जो है सम्मिलित थे, ठीक है। इसके बाद अपन देखें तो केपी शर्मा ओली और उसके सहयोगी गिरिबंधु चाय बागान भूमि गबन के मामले में, इस घोटाले में ये सम्मिलित थे, ठीक है। और पूर्व मंत्री तोप बहादुर रायमाझी बालकृष्ण खंड और कई वरिष्ठ अधिकारी, है ना, कई वरिष्ठ अधिकारी, 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारी और नौकरशाह पिछले 1 सालों में जो है घोटालों में सम्मिलित हुए हैं,
ठीक है। इनमें अपन देखें तो अमेरिका में एक फर्जी भूटानी शरणार्थियों की एक तस्करी का मामला भी है, ठीक है, तस्करी है ना, तस्करी का भी ये मामला भी है, मतलब अमेरिका में फर्जी भूटानी शरणार्थियों की तस्करी का एक मामला भी है, जिसमें ये लोग जो है दोषी पाए गए ना, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोबा, सॉरी नहीं, पूर्व मंत्री तुप बहादुर रायमाझी, बालक कृष्ण खंड और दर्जनों वरिष्ठ अधिकारी इसमें दोषी पाए गए और न्यायालय कोर्ट ने उनको जेल में पहुंचा दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोबा और इनकी पत्नी थी आरजू राणा दोबा, है ना, ये एक ऑडियो टैप के मामले में जो है पाई गई, ठीक है, ऑडियो टैप के मामले में ये पाई गई, दोषी पाई गई, ठीक है। और बाद में इन्होंने जो है इस दोष से मतलब इनकार कर दिया, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो हाल के दिनों में ये कई भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं ना, ठीक है। और चरम सीमा पर इतना है कि मैंने कहा कि भाई देखो, अपन यहाँ से अपन देख सकते हैं, जैसे केपी शर्मा ओली जो है प्रधानमंत्री वर्ष 2015 में बने, फिर 2016 में पुष्प कमल दहल बने, फिर 2017 में शेर बहादुर दोईबा बने, फिर 2018 में केपी शर्मा ओली फिर से आ गए, फिर से 2021 में शेर बहादुर दोईबा प्रधानमंत्री फिर से बन गए, फिर पुष्प कमल दहल फिर से प्रधानमंत्री बन गए, 2024 में केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए। मतलब अपन देखें तो ये जो प्रधानमंत्री यानी का क्रम चल रहा है ना, ठीक है। और होता भी यही है कि हाल के दिनों में अपन कहें तो जब एक सत्ता से हट जाता है तो दूसरा गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं ना, तो इस प्रकार अपन कहें तो ये भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। और अपन देखते हैं कि भाई बर्लिन में एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी है, क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी है, ये क्या करती है, ये भ्रष्टाचार से संबंधित सूचकांक जारी करती है, ठीक है। तो इसने नेपाल को एशिया और विश्व के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में पाया, ठीक है। मतलब इसने अपनी सूचकांक में इस नेपाल को एशिया और विश्व के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में रैंकिंग दी है ना, ठीक है। इनकी रैंकिंग मतलब 2024 की भ्रष्टाचार सूचकांक रैंकिंग के अनुसार इसने 180 देशों की रैंकिंग में नेपाल को जो है 107वें स्थान पर पाया, ठीक है। इससे भी यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार जो है उजागर होता है ना। इसके अलावा अन्य कारणों में देखें तो जो युवा लोग हैं ना, वो देश छोड़ करके विदेशों में पलायन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका कारण भी भ्रष्टाचार ही है एक्चुअली, ठीक है। एडीबी बैंक कहती है, एडीबी बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार अगर 2025 में ना यहाँ नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है ना 4% की दर से बढ़ेगी, ऐसा इसने अनुमान लगाया है। लेकिन फिर भी 2011 की जनगणना कहती है कि भाई नेपाल के लगभग 30 लाख लोग जो है विदेशों में रह रहे हैं, जिसमें मलेशिया हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, यूरोप में भी जाते हैं। यूरोप में अगर कहें तो इन्होंने एक नेपाली श्रमिक केंद्र के रूप में उभरा है यूरोप, ठीक है। और नेपाली केंद्रीय बैंक कहती है कि भाई नेपाली कि मई 2025 तक जो विदेश में रह रहे हैं नेपाली लोग हैं ना, उन्होंने 176 अरब नेपाली रुपए अपने देश में भेजे है ना, इससे ये समझ सकते हैं, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं, और ये एक कारण भी ये भी है कि भाई जो नेपाल में कोविड-19 के बाद जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई, ठीक है। और फिर भी जो है युवा कहां पर विदेश में रोजगार तलाश रहे हैं, विदेश में रोजगार के लिए रहने के लिए मजबूर है, ठीक है। और इसमें भी अगर तुम देखें तो 14 से 24 आयु वर्ग के जो लोग हैं, युवा हैं, है ना, रोजी रोटी के लिए वो भारत और अन्य देशों में पलायन कर रहे हैं ना, जिससे ब्रेन ड्रेन अपन प्रतिभा का पलायन हो रहा है, ये भी कारण था, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा जो कारण है अपन बेरोजगारी है ना, तो नेपाल में जो है वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेपाल में 19% जो है बेरोजगार युवा लोग हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, ठीक है। और इस कारण बेरोजगारी मतलब किसी भी देश में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है ना। और जिससे ऐसा नेपाल ही नहीं, ऐसा ही नहीं है कि नेपाल ही है ना, इससे जो बहुत सारे देश हैं इस बेरोजगारी जो मुद्दा है उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इंडिया को ये लीजिए ना, ठीक है, समाधान नहीं कर पा रहे हैं ना। तो और इसके अलावा अपन देखें यहाँ पर देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिसके
जिस और कर्ज में भी है ना, और अपन कहें तो ये कर्ज में भी डूबा है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कर्ज भी बहुत है। प्रति व्यक्ति आय अपन कहें तो नेपाल की भारत से आधी भी है, ठीक है, मतलब 1300 कुछ है ना, प्रति व्यक्ति आय भी कम है, ठीक है। अब जब रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले बहुत ज्यादा उजागर हुए, प्रति व्यक्ति आय हालांकि कहां से बन जाएगी, ठीक है, तो कर्ज भी नहीं डूबा है ना। तो जिसके बारे में मतलब ये नेपाल की सरकार बिल्कुल कुछ भी उपाय नहीं कर रही थी, ना कोई उपाय खोजने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। तो उस प्रकार पर कह सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे कारण थे जिनके कारण जो है प्रदर्शन हुआ है ना। और इसमें ये कारण तो बहुत, जैसे बोलते हैं तो कहीं भी आंदोलन होता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन तत्कालिक कारण महत्वपूर्ण होता है। और तत्कालिक कारणों में इसमें देखें तो एक भ्रष्टाचारी था एक्चुअली, सोशल मीडिया पर है ना, जो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए नेपो किड्स या फिर नेपो बेबी जो कैंपेन था, ट्रेंड कर रहा था, ठीक है, ये अभियान चलाया जा रहा था ना। ये अभियान किनके द्वारा चलाया जा रहा था? जैन जेड के द्वारा, जैन जी के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा था ना। नेपो किड्स या नेपो बेबी है ना के नाम से है ना। इसमें क्या होता है कि भाई जो अभिजात वर्ग है और उनके बच्चे है ना को अवसरों है ना, सरकारी अवसरों का फायदा उठा रहे थे, मतलब ये मान लो इसमें अभिजात वर्ग और उनके बच्चे जो है सरकारी अवसरों का फायदा उठा रहे थे। इसमें नेताओं के बच्चे हो गए, उनके परिवार रिश्तेदार हो गए, भाई भतीजावाद अपन कह सकते हैं, भाई भतीजावाद है ना, कि राजनीतिक लाभ वो जो है ले रहे थे एक्चुअली, ठीक है। जैसे विदेशों में इनके नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब पढ़ रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, जैसे कि महंगी गाड़ी हो गई और महंगा बंगले में रह रहे हैं और महंगे होटल्स का यूज कर रहे हैं, महंगे कपड़े कर रहे हैं ना, मतलब विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। और इन के जो बच्चे थे है ना, उनके जो है वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना इनका काम था ना। तो ये जो अभियान था अपन कह सकते हैं ना, जैन जेड या फिर जैन जी या जनरेशन जेड है ना, ये कुलीन वर्ग के युवाओं के खिलाफ था, ठीक है। कुलीन वर्ग के जो बच्चे थे ना, बच्चों के खिलाफ ये एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला अभियान था ना, नेपो किड्स या नेपो बेबी है ना के नाम से चल रहा था, ठीक है। अब इसमें नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया था, और ये भ्रष्टाचार जो है एक्सपोज हो रहा था वहां की है ना, और ये सब वहां की जो है पब्लिक देख रही थी, ठीक है, और पब्लिक देख रही थी, ठीक है। तो वहां की सरकार ने है ना, वहां की सरकार ने किया कि भाई ये सोशल मीडिया ना 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, एक्स पूर्व में ट्विटर ही था। इस प्रकार से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और इनका कहना था कि भाई सरकार की बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी, ठीक है, इन इंटेक कंपनियों ने नेपाली सरकार के जो कानून नियम थे ना उनका पालन नहीं किया, ठीक है। मतलब इंटेक कंपनियों ने नेपाल के लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं किया, और इस कारण से जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और इससे लाखों यूजर्स को असुविधा हुई, वो उनको जो है वो उसको प्रयोग करते थे जानकारी हासिल करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, वो उसमें उनको असुविधा हुई, ठीक है। कुछ लोग इन प्लेटफॉर्म का यूज कहें तो नौकरी के लिए, जैसे लिंक्डइन हो गया, नौकरी के लिए यूज करते हैं। जैसे विदेश में कोई नेपाली बच्चे जो है पढ़ रहे हैं तो अपने परिवारों से या फैमिली से बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक का यूज करते हैं, शिक्षा के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स थे जो उस समय मतलब उस जगह बंद हो गए ना, ठीक है। और ये प्रतिबंध कहें तो लिंक्डइन है, एक्स है, जो पहले ट्विटर था, ये मतलब ये समझ रहे हैं कि भाई इनको प्रभावित कर रहे हैं ना, इनको प्रभावित कर रहे हैं। असल में ये कहे तो इनको बंद करने का एक पूरा प्रयास था। मतलब ये 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो जनता से मतलब युवाओं से कनेक्ट रहता है ना, उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करने का, मतलब उसको खत्म करने का एक इनका प्रयास था, ठीक है, नेपाल सरकार का है ना, ठीक है। अब हुआ यह है कि भाई जो जैन जी या जनरेशन जेड है ना, इसने क्या किया, शांतिपूर्वक 8-9 सितंबर को प्रदर्शन किया ना। तो सबसे पहले अपन देखें, इससे पहले अपन जेड जनरेशन ने जो प्रदर्शन किया है उससे पहले जैन जनरेशन के बारे में देखें, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मतलब जेड जनरेशन है 1996 से लेकर के 2010 तक,
कि जो लोग जन्मे हैं, जो जनसांख्यिकी समूह है ना, जो इंटरनेट, स्मार्टफोन है ना, सोशल मीडिया के साथ ये लोग बड़े हुए हैं, ठीक है। ये मतलब अपन कहें तो ये डिजिटल मीडिया चल रहा है ना, मतलब अपन कहें तो ये इनके लिए ये डिजिटल मीडिया या फिर जो डिजिटल दुनिया है ना, डिजिटल दुनिया असल दुनिया में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, ये बिल्कुल डिजिटल दुनिया पर भी चलते हैं ना, ठीक है। तो ये जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, इस पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, काफी समय बिताते हैं और इन प्लेटफॉर्म से ही इनकी पहचान है एक्चुअली, ठीक है। ये जो जनरेशन है 1996 से 2010 तक की जो जनरेशन है, अपन कहें तो ये जो जैसे अपन कहें लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गई है ना, इंटरनेट मीडिया हो गया, यहाँ तक कि अच्छी गति का एक इंटरनेट इनको जो मतलब इनको जन्म लेते ही इनको जो है दिया गया ना, तो ये डिजिटल मीडिया में ही रहती है ना, ठीक है। डिजिटल मीडिया या फिर अपन कहें तो सोशल मीडिया पर ही अपना समय सारा समय बिताते हैं ना। अपन नेपाल की बात करें तो नेपाल में देखें तो 3 करोड़ लोग हैं, लगभग 3 करोड़ लोग हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार है ना, डेटा रिपोर्ट ग्लोबल डिजिटल इनसाइट ये रिपोर्ट है, इसके अनुसार नेपाल में करीब 55% लोग जो है इंटरनेट, इनके 55% लोगों के पास मतलब 1.6 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। इसमें 50% लोग हमेशा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, ठीक है। अब ये जेन जी या फिर जेड जनरेशन के द्वारा, जेन जी या फिर जेड जनरेशन के द्वारा ना, इसके द्वारा क्या किया गया, विरोध प्रदर्शन हुआ कब 8-9 सितंबर 2025 को इनके द्वारा ना, और शांतिपूर्वक ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है। ये इसमें मतलब उन कहें तो जेन जी जनरेशन में 14 से लेकर के 28 वर्ष तक की आयु के जो लोग थे है ना, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए, ठीक है, विरोध प्रदर्शन करने लगे और हाथ में उनके में उन देखें तो भ्रष्टाचार खत्म करो या पर सोशल मीडिया ने भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाओ, ऐसे प्ले कार्ड को लेकर के वो सड़कों पर उतर आए और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने लगे, ठीक है। और जब प्रदर्शन बढ़ गया ना, प्रदर्शनकारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो पुलिस से झड़प होने लगी और पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अश्रु गैस के गोले छोड़े, रबड़ की गोलियां छोड़ी और जब थोड़ा सा हिंसक हो गया तो उन्होंने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें 20 से अधिक लोग मारे गए, ठीक है। अब ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है और जब उग्र हो जाता है, हिंसक बन जाता है, तो वहां पर जो है सरकारी आवास थे, सरकारी आवासों को जलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सरकारी संपत्तियों को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। जिसमें अपन कहे तो पूर्व मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उन पर हमले किए, उनको पीटा, ठीक है, और आग के उनके आवासों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि अपन कहे तो एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जो पत्नी थी है ना, उसको भी घर के अंदर ही जिंदा जला दिया इन प्रदर्शनकारियों ने। तो इस प्रकार से अपन कहें तो ये हिंसक प्रदर्शन हो गया ना, ठीक है। कारण था, मैंने कहा कि नेपो किड्स अभियान था, और नेपो किड्स अभियान के लिए इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया तो जेन जी या जेड जनरेशन जेड एक्टिवेट के लोग थे वो एक्टिवेट हो गए और वो प्रदर्शन करने लगे, ठीक है। प्रदर्शन करने लगे तो अपन कहें कि वहां के जो गृह मंत्री थे ना, गृह मंत्री थे और जो प्रधानमंत्री थे ना, केपी शर्मा ओली, ठीक है, प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो है वहां पर एक मीटिंग अरेंज हुई जिसमें सेना प्रमुख और चीफ जस्टिस और ये जेन जनरेशन के जो लोग थे ना वो इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के एक अंतरिम सरकार की घोषणा की। और अंतिम सरकार में सुशीला कार्की है ना, जो भारत में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और अच्छे पदों पर इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। और ये सुशीला कार्की को जो है अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, कब 12 सितंबर 2025 को इनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है और घोषणा की है कि भाई 2026 में मार्च में यहाँ पर जो है चुनाव कराए जाएंगे और फिर जो है यहाँ पर जो है अपन कहे तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाई जा सकती है ना, ठीक है। तो अपन इस घटनाक्रम से भारत में जो नेपाल के संबंध है उनको भी समझ सकते हैं ना। तो भारत में नेपाल के संबंध मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे तुम बांग्लादेश ले लो, बांग्लादेश में अभी साल वहां की जो शेख हसीना सरकार थी है ना, उसके खिलाफ भी यही जो जनरेशन थी ना वो एक्टिवेट हुई और वो सत्ता में से उसको काट फेंका और जो भारत में उसको जो है उन्होंने जो है शरण पाई, मतलब शरण ली है, ठीक है। और वहां पर जो अपन ये बताते हैं कि भाई वो भी इसी जनरेशन के खिलाफ थी, मतलब 1971 में
वहां पर अपन कहें तो 1971 में जो है वहां पर देश स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र जिसमें स्वतंत्रता सेनानी और उसके जो है वंशज है ना, उनको जो है 30% जो है आरक्षण देना, वो जो है 30% आरक्षण जो है सरकार दे रही थी, है ना। ठीक है, अब जब आरक्षण दे रही थी सरकार, तो इन युवाओं ने क्या है आंदोलन कर दिया। आंदोलन करने के बाद वहां की शेख हसीना सरकार जो है उखाड़ दी गई, और शेख हसीना को जो है भारत में जो है निर्वासन होना पड़ा, है ना। और अब वहां पर जो है यूनुस की सरकार है, और जो है इस देश को चला रही है। मतलब राजनीतिक अस्थिरता एकदम से वहां पर भी आई है ना। इसी प्रकार म्यांमार में देखें तो म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ, आई थिंक 2022 में वहां पर जो है तख्ता पलट हुआ। ठीक है, 2021 में जो 2022 में 2021 में ना वहां पर तख्ता पलट हुआ। ठीक है, और वहां पर सेना, वहां की जो है प्रधानमंत्री आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया। वहां पर जनता सरकार है जो है वो वहां पर जो है शासन कर रही है ना। इसी प्रकार यहाँ पर श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में भी यही हालत था, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हुए, क्योंकि वहां की सरकार में बहुत ज्यादा भाई भतीजावाद था। ठीक है, और रोजगार के लिए वहां की सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही थी, भ्रष्टाचार फैला था। तो वहां के लोगों ने भी क्या कर दिया, जो है आंदोलन कर दिया, और जब प्रदर्शन किया तो वहां के जो है महिंद्रा राजपक्ष प्रधानमंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, और जो है ठीक है, तो वहां पर भी ये सरकार अस्थिर कर दी गई, है ना। और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, पाकिस्तान में तो ऐसे ही हाल है। वहां की सरकार सेना सरकार चलाती है, और जिस दिन सेना नहीं चलाएगी तो वहां पर लोकतंत्र भी नहीं रहेगा ना। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। और अफगानिस्तान में देखो, अफगानिस्तान में है गया ना, ठीक है, तालिबान सरकार जो है तालिबान सत्ता ने जो है लोकतांत्रिक सरकार की वो उखाड़ फेंकी, और तालिबान सरकार वहां पर चल रही है ना। तो इस प्रकार से भारत के पड़ोसी जो देश है वहां पर राजनीतिक स्थिरता आई है, और किन कारणों से आई है, इसीलिए भारत की सरकार को इन कारणों को जो है समझना होगा, और इन कारणों को समझते हुए इन पर जो है ध्यान देना होगा, जिससे यहाँ पर लोकतंत्र की जो है परंपरा है ना वो कायम रहे, है ना। ठीक है, मतलब यहाँ के जो पड़ोसी देशों के में राजनीतिक अस्थिरता आई है, तो इसके लिए अपने देश को भी जो है बहुत हानि पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार जो है एक तो ये यहाँ से जो है नेटवर्क टूटता है, नेटवर्क के साथ ही यहाँ से व्यापार चल रहा है, और जो व्यापार भी प्रतिबंधित, व्यापार में भी कुछ जो है उलझने आती हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए अपनी सरकार को भी ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। और